अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारे पास जो टॉपिक है वो है डाटा टाइप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज होना स्टूडेंट को इसमें जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो कल को आप डेटा स्ट्रक्चर में काम इजीली कर पाओगे डेटा टाइप को यूज करते हुए। अगर आप यहाँ पर डेटा टाइप की कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आने वाली जितनी भी लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, C++ या दूसरी अदर लैंग्वेज जैसे पाइथन, तो आपके वहां पर भी कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने यहीं पर सही से फोकस कर लिया तो आपको किसी और लैंग्वेज में परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। C# में डेटा टाइप्स को समझना काफी जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वेरिएबल को किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप की जरूरत होती है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। हम इस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को फिलहाल के लिए स्किप करते हैं। बस हम ये जानते हैं कि डेटा टाइप होती क्या है। अगर हम एक रियल लाइफ ह्यूमन की बात करें और अगर मैं उस रियल लाइफ ह्यूमन को एक नंबर देता हूं, जैसे कि मैंने दिया 2+2, तो यहाँ पर सामने वाला बंदा जो मुझे आंसर करेगा वो करेगा 4। ऐसे ही करेगा या कुछ और करेगा? 4 क्यों 4 किया? क्योंकि उसने डेटा को देखकर ये अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पर सर ने 2 एक नंबर दिया, उसके साथ 2 एक और नंबर दिया, और बीच में आपके पास एक प्लस साइन मौजूद था जो कि इन दोनों नंबर्स का सम कर रहा था। तो फाइनल आउटपुट आपके पास क्या आ गया? 4 आ गया। ऐसे ही अगर मैं रियल लाइफ ह्यूमन को एक और एग्जांपल दूं कि 4.2 + 6.2, तो सामने वाला अगर मुझे उसका आउटपुट देगा तो मुझे देगा 8.4। उसने देखा यार दो एक नंबर्स है, वो नंबर्स, अब अगर मैथमेटिक्स में बात की जाए तो मैथमेटिक्स में वो नंबर जिसमें पॉइंट्स नहीं होते उनको हम नंबर्स बोलते हैं, या एक रियल नंबर बोलते हैं वो नंबर जो कि एक कंप्लीट नंबर हो। और ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट आता हो उसे डेसिमल वैल्यूज कहते हैं, जो पॉइंट वाले नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दो अलग अलग पॉइंट वाले नंबर्स दिए। एक ह्यूमन ने उसको देखा कि यार दो पॉइंट वाले न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, उसको उसने सेपरेट किया, बीच में जो साइन था उसको चेक किया और उसके बाद इन दोनों का सम किया और आंसर मुझे 8.4 दे दिया। ऐसे ही अगर मैं एक इंसान से ये पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, तो वो बदले में जो मुझे आउटपुट देता है वो एक स्टेटमेंट देता है। मैंने उसे स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट मेरा क्या था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बदले में मुझे क्या वापस दिया? एक स्टेटमेंट, माय नेम इज असद अली। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसे एक स्टेटमेंट दिया और उसने मुझे बदले में एक स्टेटमेंट दिया। यहाँ पर न्यूमेरिक या एक फ्लोटिंग वैल्यूज की बात, यानी पॉइंट वाली वैल्यूज की बात नहीं की जा रही। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा और आगे चलूं तो अगर मैं किसी से पूछूं यार आर यू बैचलर्स, तो यहाँ पर मैंने उससे एक सवाल किया। अब उस सवाल का आंसर जो भी बंदा करेगा वो ये नहीं कहेगा कि मैं जो है वो यहाँ गया था, इस तरीके से पढ़ा, मैंने यहाँ गया इस तरीके से करा। वो मुझे सिंपल आंसर देगा यस या नो के अंदर, यस या नो के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए इंसानी दिमाग को अगर आप नोटिस करें तो वो किसी भी डेटा को देखकर उसकी टाइप का अंदाजा लगाते हुए आपके सवाल के अकॉर्डिंग वो आउटपुट रिटर्न कर रहा है। मैंने दो एक नंबर पॉइंट वाली वैल्यूज दी, उसने आंसर मुझे पॉइंट पे दिया। मैंने दो एक नंबर्स दिए, उसने दो नंबर्स को प्लस करके एक रियल नंबर मुझे वापस दिया। मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, उसने मुझे यस या नो के अंदर आंसर किया। उससे मैंने एक स्टेटमेंट दी, उसने बदले में मुझे एक स्टेटमेंट दी। भाई अल्लाह को इतना, अल्लाह ने इंसान को इतना जबरदस्त खूबसूरत दिमाग अता किया है जिसके बिहाफ पर वो डेटा को देखकर उसकी टाइप का अंदाजा लगा पा रहा है कि किस टाइप का डेटा है। ऐसे ही यार अगर तुम रियल लाइफ में आ जाओ और दुनिया को अगर नोटिस करो तो आज तक हम इंसान जितनी भी खोज करते हैं तो हम उस डेटा को देखकर उसकी टाइप का आइडिया खुद ही लगाते हैं ना। हम खुद ही उसको एक नाम देते हैं, हम खुद से ही नाम देते हैं ना। सर ये जो कप मेरे सामने रखा है हमने खुद इसको एक नाम दिया है कप, इसका नाम कहीं से कब नहीं था। तो हमने डेटा को देखकर इसकी टाइप का अंदाजा खुद, यानी इंसानी दिमाग के अंदर ऐसा सिस्टम मौजूद है कि किसी भी डेटा को देखकर उसकी टाइप का अंदाजा लगा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि मशीन को या लैंग्वेज को ये बात समझ ही नहीं आती। भाई मशीन को 2+2 का मतलब क्या पता है, या दो और दो का मतलब क्या पता, ये 2.2 या 6.2 का मतलब उसे क्या पता, व्हाट इज योर नेम का मतलब उसे क्या पता, या आर यू बैचलर्स का उसे क्या मतलब, उसे इस चीज की कोई भी हाव नहीं होती। यानी इसका मतलब जो इंसानी दिमाग किसी भी डेटा को देखकर उसकी टाइप का अंदाजा लगा सकता है, मशीन वो चीज नहीं कर सकती। नहीं मेरी बात आप समझे नहीं, खुद से नहीं कर सकती। भाई आप तो खुद से कर रहे हैं ना, मशीन ये काम खुद से नहीं कर सकती। तो मशीन को बताना पड़ता है, क्या बताना पड़ता है कि हमने जो डेटा तुम्हें दिया वो किस टाइप का डेटा है। बात समझ में आ रही? अगर मैं
यहाँ पर नोटपैड ओपन करूं, तो अगर मैं यहाँ पर टू या टू की बात कर रहा हूँ, ऐसा एक टू नंबर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक रियल नंबर, एक रियल नंबर मीन्स एक ऐसा नंबर जिसमें एक कंप्लीट होल नंबर हो, जिसमें कोई पॉइंट्स नहीं आते। ऐसे नंबर को प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास इंटीजर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर कहते हैं। ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट नहीं आता। सी शार्प की बात कर रहा हूँ, मैं भी किसी और फर्दर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। जावा स्क्रिप्ट में से नंबर कहते हैं। अगर आप जावा स्क्रिप्ट से वाबस्ता हो तो इसे नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर से नोटिस करें, एक ऐसा नंबर जिसमें कोई पॉइंट्स नहीं आता, हमें ये बताना पड़ता है। हम अगर ये नंबर डाल रहे हैं तो ये बताएंगे कि हम ये एक इंटीजर है। हमें बताना पड़ेगा कि एक इंटीजर है, तभी लैंग्वेज अंडरस्टैंड या मशीन समझ पाएगी उसने मुझे एक नंबर पास किया, एक रियल नंबर पास किया। अगर मैं बात करूं कि यार मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है, तो मशीन को मुझे ये समझाना पड़ेगा ये किस टाइप का नंबर है। अब मशीन इसके लिए दो फर्दर डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करती है। मशीन कहती है अगर एक ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट्स आते हैं और वो एक छोटा नंबर है, यानी ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट के बाद तकरीबन आपके पास 7 डिजिट आते हैं। कितने आते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट आते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम फ्लोट नंबर्स कहते हैं। क्या नंबर्स कहते हैं? फ्लोटिंग नंबर्स कहते हैं, यानी फ्लोटिंग इंटीजर्स कह लो आप। ऐसा इंटीजर जिसमें पॉइंट के बाद 7 जीरोस आते हो, ऐसा नंबर है। तो वो पॉइंट वाली वैल्यूज, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी मुख्तलिफ डेटा टाइप का यूज किया जाता है। अगर ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट के बाद आपके पास तकरीबन 28 से 29 डिजिट आते हैं, यानी मैं एक ऐसे नंबर की बात कर रहा हूँ पॉइंट वाले, जो कि बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है। अब ह्यूज नंबर को स्टोर करने के लिए हम फ्लोट का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर एक मुख्तलिफ डेटा टाइप का इस्तेमाल किया, वो है डबल। यानी इट मीन्स फ्लोट और डबल दोनों ही पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यार एक जुमला आपने शायद मिस कर दिया, मैं बात कर रहा हूँ स्टोर करने की। अब जब बात स्टोर करने की आ जाए तो यानी स्टोरेज की आ जाती है। तो इसी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी लिमिट ना हो। दुनिया में जितने भी स्टोरेज कहते हैं कंटेनर को, एक कंटेनर नुमा आइटम जिसमें कोई चीज को स्टोर किया जा सके। तो भाई हर कंटेनर की दुनिया में कोई ना कोई लिमिट है। इस कप की भी लिमिट है सर। अगर मैं इस कप की कैपेसिटी की बात करूँ तो इतनी है। तो क्या मैं इससे ज्यादा चाय भर सकता हूँ? नहीं भर सकता। अगर मैं करूंगा तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, वो चाय आपके मतलब की होगी नहीं, वो गिरती रहेगी। आप उसे पी नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? तो दुनिया में आप जितना बड़ा, अब भाई इस कायनात की अगर बात करूं तो ये कायनात खुद भी एक कंटेनर है। तो हम बात कर रहे थे, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, हम बात कर रहे थे स्टोरेज की, तो कंटेनर की। तो दुनिया, इस पूरी कायनात की बात करें तो कायनात भी एक कंटेनर ही तो है जिसमें तो हम लोग समाये हुए हैं। भाई इसकी भी कोई ना कोई कैपेसिटी होगी, कोई ना कोई लिमिट होगी। रिसेंटली शायद आपने शायद एक जुमला सुना हो, पता नहीं उसका रियल और फेक न्यूज, कि चाइना ने जो बहुत ज्यादा कंटेनर में वाटर, डैम में जो पानी स्टोर किया था, तो उससे जो हमारी अर्थ की जो रोटेशन थी वो स्लो हो गई थी। शायद आपने सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता। तो बेसिकली हर चीज की कैपेसिटी होती है। तो जैसे आपका एक डस्टबिन है, तो डस्टबिन की भी तो एक कैपेसिटी है ना, एक कंटेनर। भाई हम भी कंटेनर में बैठे हैं। मेट्रो भी एक कंटेनर है। अब मेट्रो की खुद की तो एक कैपेसिटी है। भाई 50,000, 40,000, 60,000, 70,000, 80,000 लोग आ जाएंगे। लेकिन जहां इसकी कैपेसिटी रीच होगी तो क्या होगा भाई? ओवरफ्लो करेंगे, धक्कम धक्कियों भी लोग गिरेंगे, सब छतों से गिरेंगे, खिड़कियों से गिरेंगे, बाहर निकल जाएंगे, ऐसे ही होगा ना सर। तो यानी इसका मतलब जब रियल लाइफ में कंटेनर की कोई ना कोई स्टोरेज होती है, ऐसे ही डेटा टाइप की भी कोई ना कोई मेमोरी होती है। हर डेटा टाइप की स्पेसिफिक मेमोरी होती है, यानी इस डेटा टाइप के अंदर इतना डेटा आएगा, उस डेटा टाइप के अंदर इतना डेटा आएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हम जितनी भी डेटा टाइप पढ़ेंगे, अब तक आपने सिर्फ इंटीजर और इंटीजर का ही नाम सुना होगा, लेकिन आज हम इंटीजर में भी 7 8 मुख्तलिफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। तो काफी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको पता होना जरूरी है कि हर डेटा टाइप की अपनी खुद की स्पेसिफिक स्टोरेज या कैपेसिटी होती है, और वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही डेटा को स्टोर कर सकती है। आई होप बात समझ में आ गई है। तो चलिए अपने लेक्चर पे चलते हैं वापस। तो सी शार्प में डेटा टाइप को समझना काफी जरूरी है, क्योंकि हर वेरिएबल को किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप की जरूरत होती है, जो उसके बिहेवियर, मैंने आपको बताया ना बिहेवियर, यानी किस टाइप का डेटा उसमें मौजूद है, और स्टोरेज को डिफाइन करता है। डेटा टाइप पहले किस चीज को डिफाइन करती है कि उसका बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर मतलब यानी उस वो डाटा किस टाइप का है। और स्टोरेज मीन्स
यानी उस डेटा टाइप में कितनी कैपेसिटी है उस डेटा को स्टोर करने की। बात समझ में आए? सी शार्प में डेटा टाइप की दो मेजर कैटेगरीज में सी शार्प में डेटा टाइप को दो मेजर कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। यानी सी शार्प के अंदर दो कैटेगरीज के अंदर डेटा टाइप को डिफाइन किया गया। एक होती है वैल्यू टाइप, एक होती है रेफरेंस टाइप। कौन कौन सी? एक होती है वैल्यू टाइप, एक होती है रेफरेंस टाइप। सी शार्प में डेटा टाइप्स को दो मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया गया है। एक होती है वैल्यू टाइप, दूसरी होती है रेफरेंस टाइप। यहां तक बात समझ में आ रही? आई होप ये छोटी सी बात समझ में। अब वैल्यू टाइप क्या होती है समझते हैं। पहले एक डायग्राम बनाते हैं ताकि उससे आपको समझा सकें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मान लीजिए एक पर्सन है, एक पर्सन है हमारे पास। ये हमारे पास एक पर्सन है जिसका नाम है पर्सन ए। एक पर्सन है पर्सन बी, एक पर्सन है पर्सनल बी। डायग्राम मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बस समझ लीजिए ये एक इंसान ही है। ठीक है। अब यहां पर गौर से सुनिएगा सर। पर्सन ए जो है वो ये जूस का डब्बा मैंने उसे लाके दिया है। पर्सन ए जूस पी रहा है स्ट्रॉ से। सर बात समझिएगा, वैल्यू टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पर्सन ए जूस पी रहा है स्ट्रॉ से। कौन पी रहा है? पर्सन ए। पर्सन बी ने कहा यार मुझे भी जूस पीना है। तो पर्सन ए ने क्या किया? अच्छा, पर्सन बी ने कहा कि जो तुम जूस पी रहे हो मुझे वही वाला जूस पीना है, यानी सेम वही वाला जूस पीना है। जैसे आप लोग अपने घर में जिद करते हैं। तो पर्सन ए ने क्या किया, शॉप से सेम यही वाला जूस लिया और ये जूस उसने इसको दिया, और ये पर्सन बी ने जूस पीना शुरू कर दिया। क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि क्या पर्सन ए अगर अपने जूस को पीना शुरू करता है और पीना शुरू करता है तो क्या पर्सन बी के जूस के डिब्बे के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बताइए। अगर पर्सन ए पूरा जूस पी जाएगा तो क्या पर्सन बी के जूस का डब्बा भी खत्म हो जाएगा? या पर्सन बी अगर अपने जूस का डब्बा पूरा पी जाए तो क्या पर्सन ए के जूस के डब्बे के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने ही जूस की कॉपी बनाकर पर्सन बी को दी। तो यानी उसके ओरिजिनल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो इसको कहते हैं वैल्यू टाइप। बात समझ में? यानी अगर आप किसी वेरिएबल को बना रहे हो वैल्यू टाइप, तो अगर आप उसको दोबारा से बनाते हो तो यानी वो उसके अंदर अपनी कॉपी पास करता है, अपनी ओरिजिनल रेफरेंस पास नहीं कर देता। यानी उसके दूसरे के पीने से उसके पहले वाले के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, या पहले वाले के पीने से दूसरे वाले के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू टाइप। बात समझ में आई? अब आते हैं रेफरेंस टाइप के ऊपर कि रेफरेंस टाइप क्या होता है। अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे सर। रेफरेंस, मान लीजिए पर्सन है जूस पी रहा है। तो पर्सन ए जूस पी रहा है। अब पर्सन बी ने कहा यार मुझे भी जूस पीना है। तो पर्सन बी को बुलाया इसने, और इसने इसी डब्बे में जूस की स्ट्रॉ लगाई और पर्सन बी को ये स्ट्रॉ दे दी। अब मुझे बताइए कि पर्सन बी जब जूस पी गया तो क्या पर्सन ए की जूस के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल। क्यों पड़ेगा? इसलिए जब पर्सन ए अगर जूस पिएगा तो पर्सन बी की जूस के डब्बे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पर्सन ए ने अपने जूस के डब्बे का रेफरेंस ही उसको दे दिया है। तो इसीलिए उसकी डायरेक्टली ओरिजिनल वैल्यू पे इंपैक्ट आ रहा है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस टाइप क्या करती है कि अपना खुद का रेफरेंस दे देती है। चलिए एक और एग्जांपल समझाता हूँ रेफरेंस टाइप को। मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं, आई एम योर टीचर, और आप आते हैं, हम लोग एक ही क्लास के स्टूडेंट है, आप मुझसे कहते हैं सर मुझे मैथमेटिक्स की ये बुक चाहिए। बुक का नाम है मैथमेटिक्स, मुझे नहीं पता सर क्या नाम है। तो मैंने आपसे ये बोला कि यार वो मेरी लाइब्रेरी है, स्कूल, हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं सर, वो लाइब्रेरी वहां पर मौजूद है। वहां पर जाओ और जाने के बाद शेल्फ मैथमेटिक्स में दूसरे नंबर पे वो बुक रखी है। बात समझ में आ गई? सेम मेरे पास दूसरा बच्चा भी आता है, वो कहता है सर मुझे भी आज आपने होमवर्क मैथ्स का दिया तो मुझे भी वो बुक चाहिए। तो मैंने उसको भी सेम, भाई मेरे पास तो वहीं पर पड़ी हुई है ना बुक, तो मैंने उसको भी पास कर दिया। अब मान लीजिए अगर पर्सन ए वो बुक लेने जाता है और वो किसी पेज को खोल के उसके ऊपर अपना निशान लगा देता है, तो क्या पर्सन बी के लिए भी वही चीज होगी? होगी ना, क्योंकि पर्सन बी तो वही बुक से पढ़ रहा है। क्योंकि टीचर ने तो मैंने रेफरेंस दिया तो मैंने उसी बुक का रेफरेंस दिया ना कि उस शेल्फ में पड़ी हुई दूसरे नंबर पर पड़ी वहां से ले लो। तो जब वो पेज खोलेगा तो क्या उसी के पास भी वही पेज मुड़ा हुआ है, पेज में लिखा हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो इसको कहते हैं रेफरेंस। बात समझ में आया? थोड़ा सा और इसको आसान करते हैं सर, थोड़ा सा और इससे अच्छी एक चीज एग्जाम्पल दिखवाते हैं। यहाँ पर आते हैं।
चलिए सर एक एग्जाम्पल हमने निकलवाई है आपके लिए ताकि आपको समझ में आ सके। मैं जरा इसको कॉपी कर लूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर देखते हैं वैल्यू टाइप। मान लेते हैं वो कह रहा है एक डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी करवाना आया है। हेलो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी करवाने जा रहा हूँ। सोचो तुम्हारे पास एक डॉक्यूमेंट है, तुमने उसकी फोटो कॉपी बनाई है और किसी दोस्त को दे दी है। तुमने फोटो कॉपी, तुम्हारे पास एक डॉक्यूमेंट था, तुमने उसकी फोटो कॉपी निकलवाई और किसी दोस्त को दे दी। अब तुम्हारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और दोस्त के पास कॉपी है। अगर तुम्हारे दोस्त ने उस फोटो कॉपी पे कुछ लिख दिया तो तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बिकॉज दैट इज अ वैल्यू टाइप। सी शार्प में यही होता है कि जब तुम वैल्यू टाइप जैसे इंटीजर, फ्लोट, बूल या स्ट्रक का यूज करते हो, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं एक इंटीजर है a इक्वल टू 10 और b है b इक्वल टू a। तो अब मैंने यहाँ पर देखिए b की वैल्यू क्या है, b क्या है, जो b में क्या आ रहा है, जो a में है, a में क्या था, a में क्या था 10, तो यानी b में क्या आ गया 10। तो b में मैंने दोबारा डाल दिया 20। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, a का आउटपुट क्या आएगा 10। देखिए ओरिजिनल नहीं बदला। देखिए ना यहाँ पर आपने बी में क्या डाला 20, तो 20 किस में गया ए में आया ना। तो ए की वैल्यू चेंज होनी चाहिए थी लेकिन ओरिजिनल नहीं बदला, दैट इज कॉल्ड वैल्यू टाइप। आई होप छोटी सी बात समझ में आई होगी। अब रेफरेंस, अब सोचो एक तुम्हारे पास एक गूगल डॉक आप यूज करते हैं, गूगल डॉक्यूमेंटेशन, आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बना सकते हैं। तो एक काम कर रहे हो, अगर तुम्हारे दोस्त उसमें कुछ लिखता है तो तुम भी वही चेंज तुरंत देख पाते हो क्योंकि दोनों एक ही फाइल से। चलो ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आसान करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं, याद है वीडियो खत्म होने के बाद कहां पर अपलोड करता हूँ, मीडिया फाइल। तो अगर मैं वहां से डिलीट कर दूं तो क्या होगा, आप सबके पास से रेफरेंस उड़ जाएगा सर, आप तो डाउनलोड कर पाओगे, तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस टाइप। आइए इसकी एग्जांपल थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी अलग है तो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है एग्जांपल के तौर पर। तो मैं फिलहाल के लिए आपको भी ये नहीं बता रहा, बस आप एग्जांपल के तौर पर समझ लो कि रेफरेंस टाइप होती है क्या है। रेफरेंस टाइप वो टाइप होती है जिसमें आप अपना रेफरेंस शेयर करते हो, तो जब उसमें कुछ इंपैक्ट आता है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जबकि वैल्यू टाइप वो टाइप है जिसमें आपके कॉपी पे चेंज आने से आपके ओरिजिनल पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू टाइप बोलते हैं। अच्छा जी, आई होप आपको वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू टाइप्स वो टाइप्स हैं जो अपने डेटा को डायरेक्टली स्टोर करते हैं। अच्छा ये जुमला याद रखना, मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैल्यू टाइप, तो यहां पर वैल्यू टाइप्स वो टाइप्स हैं, वैल्यू टाइप कौन सी टाइप है, जो अपने डेटा को डायरेक्टली स्टोर कर लेती है। क्या कर लेती है, डेटा को डायरेक्टली स्टोर कर लेती हैं। दूसरी बात, जब हम इनको असाइन करते हैं तो एक नया कॉपी बन जाता है। जैसे ही हमने डेटा को उसमें असाइन किया तो उसने क्या कर लिया, एक नया कॉपी बना लिया। बात समझ में आ रही है? अब मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर देखो, हमने मेरे वर्ड में शेयर किया फॉर एग्जाम्पल, मैंने, अच्छा सी शार्प में वेरिएबल कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। आपने पहले क्या करना है, डेटा टाइप डिफाइन करनी है, उसके बाद वेरिएबल का नाम, और उसके बाद आपने उसमें असाइन किया। यहाँ पर देखो, जैसे ही यहाँ ये दो लाइनें देखना, ये दो लाइनें इस बात को, वैल्यू टाइप्स वो टाइप्स होती हैं जो अपने डेटा को डायरेक्टली स्टोर करती हैं। आपने डेटा डाला, वो किसमें स्टोर हो गया, बी में। जब हम इनको असाइन करते हैं तो एक नया कॉपी बन जाता है। तो जैसे हमने इसको एक नई असाइन किया तो इसका क्या बना दिया उसने, एक कॉपी बना दिया। क्या बना दिया, एक कॉपी बना दिया। देखो यहाँ पर तभी उसके ओरिजिनल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। बात समझ में आ रही? तो वैल्यू टाइप्स वो टाइप्स होती हैं जो जब हम उनको वैल्यूज असाइन करते हैं तो वो अपना कॉपी बना लेती हैं, कॉपी, ताकि कॉपी पे चेंज करने से उसके ओरिजिनल पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। अब आते हैं सर वैल्यू टाइप में भी समझते हैं, बिल्ट इन वैल्यू टाइप्स, यानी सी शार्प की खुद की बनाई हुई वैल्यू टाइप कौन कौन सी होती है। कौन कौन सी होती है बता दूं आपको, इंटीजर होती है, पहला इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, बुलियन, करेक्टर। कौन कौन सी होती है, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, बुलियन, करेक्टर। ये डेटा टाइप किसके अंदर आती है, वैल्यू टाइप के अंदर आती है। और ये वैल्यू टाइप की कौन सी टाइप है, बिल्ट इन है, यानी खुद किसने बनाई हुई है, सी शार्प ने बनाई है, हमने नहीं बनाई है। बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी बात घुमा फिरा कर लेकिन समझने वाली बात, देखो कैटेगरी बन रही है। पहले वैल्यू टाइप के अंदर भी फर्दर कैटेगरीज हैं, जैसे कि इंटीजर,
फ्लोटिंग, डेसिमल और बुलियन और करेक्टर। बात समझ में आ गई? तो अगर इसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये देखो ऐसे एक डब्बा बनाया, वैल्यू टाइप, उसमें क्या आ रहा है? इंटीजर, उसमें क्या आ रहा है? करेक्टर। इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। ठीक है, अब पढ़ते हैं सर, स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक। अब सिर्फ बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर्स में भी डिफरेंट टाइप के इंटीजर्स होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब ये समझना है क्यों है ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने स्टार्ट में एक जुमला कहा था, हर डेटा टाइप का बिहेवियर होता है और उसकी कैपेसिटी यानी स्टोरेज होती है। तो अगर इंटीजर की बात करें, अच्छा इंटीजर भी दो किस्म के होते हैं। मैं आप इसमें लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं। इंटीजर भी दो किस्म के होते हैं, टू टाइप्स होती हैं। नंबर वन, साइन इंटीजर्स। कौन से होते हैं? साइन इंटीजर्स, और एक होता है अनसाइंड इंटीजर्स। एक साइन होता है और एक अनसाइंड इंटीजर्स होता है। वैल्यू टाइप के अंदर बिल्ट इन कई सारी डेटा टाइप आती है, लेकिन उनमें पहली जो डेटा टाइप होती है वो होती है इंटीजर। और इंटीजर भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है साइन इंटीजर्स, एक होता है अनसाइंड इंटीजर्स। समझ में आ रहा है भाई? सी शार्प में डेटा टाइप को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप की बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती है इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, कैरेक्टर और बूलियन। अब इंटीजर टाइप्स की बात करें तो इंटीजर में भी फर्दर दो डेटा टाइप्स होती हैं, फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक होते साइन इंटीजर्स, एक होते अनसाइंड इंटीजर्स। तो समझ में आ रहा है? अब एक एक करके बात करते हैं। पहले मैं बताऊंगा, फिर साइन और अनसाइन में फर्क बताऊंगा। अब अगर इंटीजर की बात करें तो वो कह रहा है इंटीजर 32 बिट, 32 बिट का डेटा स्टोर कर सकता है, यानी 32 बिट तक का डेटा स्टोर कर सकता है। 32 बिट से मुराद पता है क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 डिजिट का डेटा स्टोर कर सकता है इंटीजर। 10 डिजिट का मतलब पता है? यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, मतलब अब अगर खुद सोचो, इतना बड़ी डेटा टाइप जिसमें इतना बड़ा डेटा स्टोर किया जा सकता है, आज तक आप जो कर रहे थे। तो अगर मान लो आपने इंटीजर के अंदर किसी इंसान की एज सेव करनी हुई, जो कि मैक्सिमम कितनी जा सकती, 200 तक जा नहीं सकती सर, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 250 तक, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकती। और आप उसके लिए कौन सी डेटा टाइप का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि खुद कितनी बड़ी डेटा टाइप है, जो बिलियंस में डेटा को स्टोर कर सकती है। आप उस डेटा टाइप के लिए कितनी मेमोरी जाया कर रहे हो? आप एज नामी वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी जाया कर रहे हो? आप बिलियंस में मेमोरी जाया करो, क्योंकि वो 32 बिट जगह घेर रही है, 32 बिट की है। तो आपका जो काम है वो तो बहुत छोटा सा है, दो या तीन तीन डिजिट का काम है ना सर आपका। हंड्रेड्स में जो वैल्यू आती है कितने डिजिट में आती है? 3 में। और आप कितने डिजिट की वैल्यू यूज कर रहे हो? 10 डिजिट तक की वैल्यूज का इस्तेमाल कर रहे हो आप। तो इसीलिए हम इंटीजर का इस्तेमाल नहीं करते एज को स्टोर करने के लिए। बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज लिखी है, यहाँ पर इंटीजर के अंदर कम से कम कितनी वैल्यू आ सकती है बता रहा है, माइनस में। माइनस में कौन सा नंबर है? 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8। आपको ये मतलब शायद समझ में भी आए। मैं एक काम करता हूँ, विजुअल स्टूडियो खोल के समझाता हूँ, ताकि मैं आपको लाइव सामने एरर भी दिखा सकूं। मैंने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट किस नाम से बनाया था? माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। हाँ ये रहा। अब इधर देखिएगा, याद है ना, प्रोजेक्ट बनाना तो आता ही होगा, सिखाया था। अच्छा, यहाँ पर सोल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं आ रहा है, तो घबराना नहीं है, व्यू व्यू में आना है, यहाँ पर लिखना सोल्यूशन एक्सप्लोरर, देखो आ गया। आ गया। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, इस लाइन का मतलब क्या लिखा हो, यानी इसका मतलब क्या है, जो आप परेशान हो रहे हो ना, इस लाइन का मतलब क्या है, देखो। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर के नाम से। अभी तक हमने वेरिएबल पढ़े नहीं है, इसके बाद के टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वेरिएबल आपको थोड़ा बहुत बनाना आता है, इसीलिए समझा रहा हूँ। एक वेरिएबल है ए के नाम से, किस टाइप का है? इंटीजर। किस टाइप का है? इंटीजर। मैंने क्या बोला इसमें? कम से कम कितना डेटा, अच्छा अगर मैं कहूं कि यहां पर इसकी बात करूं, यहां पर देखना दोस्तों, और अगर मैं इसमें ये डेटा स्टोर कर दूं, ये डेटा मेरे कॉमा हटाना पड़ेगा आपको। देखो स्टोर हो रहा है, कोई एरर दिख रहा है आपको? नहीं। एरर दिख रहा है किसी को? नहीं। यहां पर मैंने -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 तक का डेटा स्टोर कर दिया। जैसे ही मैं माइनस में इतना डेटा स्टोर कर सकता है, अच्छा यही एग्जैक्टली नंबर। अगर मैं 4 8 की जगह 4 9 कर दूं ना,
एरर दे देगा। क्यों? उसकी मिनिमम वैल्यू इतनी ही थी, आप इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। बात समझ में आई? और अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू को उठाऊं, ये रही, तो अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं, अच्छा यानी इसका मतलब ये कि इंटीजर माइनस और प्लस दोनों में डेटा को स्टोर कर सकता है। अभी डेटा स्टोर हो रहा है, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं 4 7 की जगह 4 8 कर दूं, एरर आ गई। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी जो रेंज है वो इस नंबर से लेकर इस नंबर तक है, तुम इससे ज्यादा करोगे मैं तब भी नहीं लेने दूंगा, इससे कम करोगे तब भी लेने नहीं दूंगा। तो आप समझ में आई किसी कैपेसिटी कितनी है? अच्छा, अगर मैं इस वेरिएबल को बना के छोड़ दूं, और अगर मैं लिखूं कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, और मैं लिखूं ए डॉट, इसकी टाइप बताओ, नहीं नहीं टाइप नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। अच्छा, मैं आपको अब दिखाने लगा हूं कि ये जो बात यहाँ लिखी है ना, ये अब आ कहां से रही है। अब यहाँ पर हम किस डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं? इंटीजर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? इंटीजर की, इंटीजर में जाओ, आई एन टी इंट डॉट, उसकी मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी है। आप देखना ये बताएगा, यही एग्जैक्ट नंबर बताएगा, देखिएगा। यहां से आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपकी इंटीजर की मिनिमम वैल्यू कितनी है। देखा आपने? सेम एज इट इज, अगर मैं इस लाइन को कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर दूं, और मैं बोलूं इसकी मिनिमम नहीं, अब मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी है, तो यहां पर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से आउटपुट दिखेगा। ये इसकी मिनिमम है, ये इसकी मैक्सिमम है। मेरे वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी देखो सेम ये चीज लिखी हुई है। पढ़ लो। देखा आपको? तो यानी इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी डेटा टाइप की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को सी शार्प के अंदर भी देख सकता हूं कि उसमें कितना डेटा, यानी उसकी स्टोरेज कितनी है, उसमें कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। इससे एक पॉइंट भी ऊपर अगर आप जाते हो ना, तो उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है और वो एरर देना शुरू कर देता है। बात समझ में आई? तो इंटीजर किस तरह डेटा टाइप है? एक ऐसी डेटा टाइप जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर स्टोर हो सकते हैं। तो ऐसा नंबर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यू आ सकती हो, वो साइन इंटीजर्स कहलाते हैं। कौन से इंटीजर्स कहलाते हैं? साइन इंटीजर्स आर दोज इंटीजर्स हु टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, हु टेक बोथ वैल्यूज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। साइन इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे ही यहां पर देखो, अगर इंट के साथ लिखा हुआ है यू इंट, यू मीन्स अनसाइंड। देखो, अब अनसाइंड की, अनसाइंड इंटीजर्स वो होते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। क्या लेते हैं? देखो, अब इसकी मिनिमम देखते हैं और मैक्सिमम देखते हैं, ये देखो। देखा आपने? यानी अनसाइंड इंटीजर्स वो होते हैं जो कभी नेगेटिव वैल्यूज रखते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। और मैक्सिमम कितनी है वो आपके सामने मौजूद है। बात समझ में आई? तो इंटीजर में भी दो टाइप होती है, एक होती है साइंड, एक होती है। साइंड इंटीजर्स कौन से होते हैं? वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से, और अनसाइंड कौन से होते हैं? यानी अनसाइंड का हमेशा मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी, 0 से कम नहीं हो सकती। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं प्रैक्टिकल नहीं बता रहा, मैं इससे बता रहा हूं। अब मान लीजिए आपने 10 डिजिट से ज्यादा डेटा स्टोर करना है। अभी तक आप इंटीजर कितने कर पा रहे थे? 10। अगर आपको 11 कर, अब कौन सा रिसीवर डेटा है कहाँ यूज करेंगे? सर आपने फोन नंबर स्टोर करने के लिए कितने डिजिट आते हैं? 11। पासपोर्ट के सीएनएसी के लिए कितने आते हैं? 13। तो क्या वहां पर आप इंटीजर यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तब क्या यूज करोगे? तब आप यूज करोगे लॉन्ग। कौन सी डेटा यूज करोगे? लॉन्ग कितने बिट स्टोर कर सकती है? यानी डबल है किसका? इंटीजर का डबल है। देखो कितने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 डिजिट का डेटा स्टोर कर सकती है कौन? लॉन्ग। तो अगर लॉन्ग की मिनिमम और मैक्सिमम देखें तो देखें क्या होती है लॉन्ग। ये देखो कितना बड़ा डिजिट स्टोर। और लॉन्ग क्या अनसाइंड है साइंड है? लॉन्ग क्या है? साइंड है। साइंड मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रख सकता हो। अगर आपको बड़ा डेटा स्टोर करना है तो आप उसमें करोगे। लॉन्ग कितने डिजिट रखता है अपने पास? और इंटीजर 10। गुड। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं यार सर, हमने तो बहुत छोटा डेटा स्टोर करना है, तो आपके पास कौन सी डेटा टाइप आती है? शॉर्ट। शॉर्ट की देखिए क्या लिमिट होती है? 5। शॉर्ट कितने पर स्टोर कर सकती है? 5 कैरेक्टर, 5 डिजिट स्टोर कर सकती है। तो आइए, शॉर्ट शॉर्ट कितने कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 16, यानी 32 का आधा। तो अगर शॉर्ट की यहाँ पर देखें, मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है, तो यहाँ पर देखो, शॉर्ट की मिनिमम और मैक्सिमम आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो शॉर्ट कितने रख सकते हैं अपने डिजिट अपने पास? 5। और ये भी एक साइन इंटीजर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रख सकता है। गुड। उसके बाद इससे भी छोटा अगर आपने स्टोर करना है तो आपके पास क्या आता है? बाइट। बाइट कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। और बाइट की रेंज क्या होती है? 3 कैरेक्टर, यानी अब आप इसके अंदर आप ये स्टोर कर सकते हो, क्योंकि बाइट की लिमिट क्या है? कितने डिजिट स्टोर कर सकता है बाइट? 3 डिजिट का डेटा स्टोर कर सकता है। तो आइए, बाइट साइन है और अनसाइंड है? हाँ, बाइट साइन इंटीजर्स भी है और अनसाइंड भी है। ये देखो, अभी वाला कौन सा है? अनसाइंड बाइट है। क्यों? क्योंकि इसमें से पॉजिटिव वैल्यूज आ सकती है, नेगेटिव। अब यहां पर पढ़ लेते हैं वापस। अब यहां पर देखो, जो जो आपके पास, ये देखो साइन बाइट अगर आप यूज कर ले तो आप क्या लिखोगे? एस बाइट। और अगर आपने अनसाइंड इंटीजर यूज करना तो आप क्या लिखोगे? यू एंड। और अगर आपने यू लॉन्ग यूज करना है अनसाइंड तो आप क्या लिखोगे? यू लॉन्ग। और अगर आपने शॉर्ट अनसाइंड यूज करना तो आप क्या लिखोगे? यू शॉर्ट। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो डेटा इंटीजर में भी देखा आपने कितनी किस्म के डेटा है। सबसे छोटा कौन सा है? बाइट। बाइट कितने बिट का होता है? 8 बिट का। उसके बाद कौन सा होता है? शॉर्ट। शॉर्ट कितने बिट का होता है? 16 का। उससे बड़ा कौन सा होता है? 32 बिट। वो कौन सी डेटा होती है? इंटीजर। अगर उससे बड़े डेटा की बात करें, लॉन्ग। लॉन्ग कितने बिट का होता है? 64। और ये दोनों ही साइंड और अनसाइंड आपको मिलेंगे। साइंड कौन से होते हैं और अनसाइंड कौन से होते हैं? गुड। समझ में आया? समझ में आया सर? इजी है। आगे बढ़े। अब आते हैं सर फ्लोटिंग। अच्छा, ये इंटीजर तो हो गई। अब ये किस फ्लोटिंग सी टाइप पढ़ रहे हैं आप? वैल्यू टाइप की। इंटीजर, अभी आपने सिर्फ वैल्यू टाइप की एक डेटा टाइप पढ़ी, बिल्टन इंटीजर, और उस इंटीजर में भी आपने काफी सारे इंटीजर्स पढ़े हैं। अब वैल्यू टाइप की आप दूसरी डेटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? फ्लोटिंग। अब वो कह रहा है कि अगर आपने 32 बिट तक का डेटा स्टोर करना है, 32 बिट मीन्स ऐसा ना पॉइंट वाला नंबर जिसमें आखिर में 7 डिजिट आते हो पॉइंट के बाद, तो वो आप किसमें स्टोर करोगे? फ्लोटिंग। और अगर इससे बड़ा फ्लोटिंग नंबर है, जैसे जिसमें कितने डिजिट आ रहे हैं? 15 से 16 डिजिट आ रहे हैं। कितने डिजिट आ रहे हैं? तो उसमें आप कौन सा यूज करोगे? और डबल कितने बिट का होता है? 64 बिट का होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चेक करा दूं क्या इसकी भी रेंज, क्या कर लोगे? अब अगर आपने इससे भी बड़ा पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी है, यानी आपके पास 16 डिजिट से भी ज्यादा आपके पास पॉइंट वाली वैल्यूज है, तब आप क्या यूज करोगे? डेसिमल कितने यूज कर सकते हैं अपने पास? और डेसिमल आप आम कैलकुलेशन में यूज नहीं करते। याद रखिएगा, ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन जैसे बैंक वगैरह की होती है ना, करोड़ों में नंबर्स होते हैं सर। बैंक में क्या कोई 1000 2000 रुपए सेव करवाएगा क्या? करोड़ों, बिलियंस, खरबों में पैसा होता है। तो वहां पर फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डेसिमल डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। यानी डेसिमल आम कैलकुलेशंस में यूज नहीं की जाती। डेसिमल कब यूज की जाती है? जब आप कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशंस कर रहे हो। डेसिमल कितने पॉइंट्स के बाद डिजिट के डेटा को स्टोर कर सकती है? 28 से 29 तक के डिजिट को डेटा को स्टोर कर सकती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्लोट कितने डिजिट के डेटा को स्टोर, कितने बाइट का होता है? 32 बिट का होता है। कितने डेटा स्टोर, कितने डिजिट स्टोर कर सकते हैं पॉइंट के बाद? 5। डबल 64 का बिट का कितने डिजिट स्टोर कर सकता है? 16। इससे बड़ा डेटा स्टोर करना है तो वो कितने का होता है? वो कितने बिट का होता है? अब 128 बिट का होता है। वो कितने डिजिट स्टोर कर सकता है? 28 से 29। गुड। अब यहां पर अगर आपने ट्रू या फॉल्स से सेव करना हो, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे मैंने आपको बताया सर, रियल लाइफ में हम लोग आर यू बैचलर यस या नो में आंसर करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में यस या नो के आंसर के लिए हम ट्रू या फॉल्स इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? और प्रोग्रामिंग में ट्रू या फॉल्स को समझने के लिए भी डेटा टाइप मौजूद है, इसका नाम क्या है? बूलियन। बात समझ में आई? क्या है?
बूलियन। इसके अलावा अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना हो, अल्फाबेट पढ़े आपने कभी, ABCD, ए क्या है, बी क्या है, करेक्टर। तो अगर आपने कोई सिंगल करेक्टर का डेटा स्टोर करना हो, सिंगल करेक्टर यानी ए को या बी को या सी को, तो वो किसमें आप यूज करोगे, करेक्टर में, यानी चार बोल सकते हो आप इसको। अब यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप देख सको। देख लो भाई, इंटीजर ऐसे बनाया हुआ है, फ्लोट ऐसे बनाया हुआ है, और बुलियन ऐसे, और करेक्टर में देखो, अब ए भी डालूंगा एरर दे देगा, एरर दे दिया, देखो एरर लाल लाल बना हुआ आ रहा है। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर से कितने कैरेक्टर जा सकते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर का डेटा स्टोर किया जा सकता है। डन। अच्छा जी, यहां पर आपने पूछा नहीं, सर ये फ्लोट की वैल्यू में एफ क्यों लगा हुआ है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी फ्लोट डेटा टाइप के अंदर डेटा स्टोर करेंगे, तो आप वैल्यू के बाद लाजमी प्लेस होल्डर लगाएंगे, इसे प्लेस होल्डर बोलते हैं। क्या लगाएंगे, प्लेस एफ, ताकि वो ये समझ सके कि यार यहाँ पर आपने फ्लोट नंबर दिया है। और अगर आप डबल लिख रहे हैं तो डबल में ऑप्शनल है, डबल का भी प्लेस होल्डर होता है डी के नाम से, किसके नाम से, अगर आप लगा दो तो भी कोई मसला नहीं, नहीं लगाओ, लेकिन फ्लोट में रिक्वायर्ड होता है। मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो, अगर मैं डबल लिख रहा हूँ, ये देखो, अगर मैं डबल में आ रहा हूँ और मैं डबल में कुछ भी नहीं लिख रहा, तब भी कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं डी लगा दूं, तब भी कोई एरर नहीं है, ऑप्शनल है कि आप प्लेस होल्डर लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते। लेकिन फ्लोट में जरूरी, अगर एफ नहीं लगाओगे तो ये एरर देगा। बात समझ में आई, कर ऐसा, लेकिन वो लाजमी प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड करता है, सिंटेक्स का इशू है सर, इन्होंने सिंटेक्स ऐसा बनाया है। बात समझ में आई, क्योंकि फ्लोट भी पॉइंट सेव करता है और डबल भी, तो वो डिफरेंस करने के लिए उन्होंने क्या यूज किया, एफ और डी का इस्तेमाल किया। डन। तो आई होप आपको वैल्यू टाइप समझ में आ गई होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैल्यू टाइप, सी शार्प में डेटा टाइप को बेसिकली टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, एक होती है वैल्यू टाइप, एक होती है रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप वो टाइप होती है जो कि अपनी कॉपी शेयर करती है, जिसको कॉपी पे चेंजेस करने से ओरिजिनल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। रेफरेंस टाइप वो टाइप होती है जिसमें अगर आप रेफरेंस अपना शेयर करता है, जिसकी ओरिजिन, जिसकी चेंज करने की उसके ओरिजिनल पे भी चेंजेस आती है, उसको हम रेफरेंस टाइप बोलते हैं। वैल्यू टाइप की बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती हैं। तो वैल्यू टाइप की अगर बिल्ट इन में बात करें तो पहले आती है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप भी दो किस्म की डेटा टाइप होती है, कुछ साइंड, एक होती है अनसाइंड। साइन इंटीजर्स क्या होते हैं, वो इंटीजर जो कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू रखते हैं। अनसाइंड क्या होते हैं, जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रखते हैं। इंटीजर में भी कई सारे इंटीजर्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, ये आपके पास इंटीजर्स होते हैं। फिर बात करते हैं वैल्यू टाइप की, एक और डेटा टाइप जिसका नाम होता है फ्लोटिंग इंटीजर्स। फ्लोटिंग के बाद आते हैं डेसिमल इंटीजर, डेसिमल के बाद आते हैं बूलियन, और बूलियन के बाद आते हैं करेक्टर। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो यही तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।